ओके, अब आते हैं बिल्स के ऊपर जिनकी चर्चा आप सुन रहे हो। कईयों की रीब्रांडिंग कर दी गई है, तो कईयों में कुछ नए प्रोविजंस ऐड करे गए हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद बिल होता है, बिल के बाद जाके वो एक्ट बनता है। पहले ड्राफ्टिंग चलती है, जैसे आपने एक बार पढ़ा था, कल ही आपने किया था रिवीजन वाली क्लास के अंदर, कि जो यूजीसी है, एआईसीटीई है और नैक है, इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा और इनके लिए एक ही बिल लेके आएंगे जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा, उसमें मर्जर कर दिया जाएगा। पहले सिर्फ बोला गया था कि ड्राफ्टिंग चल रही है, इस बार बोल दिया कि बिल को हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। अभी पास कोई भी बिल नहीं हुआ है यहाँ पे, तो उस चीज को मत कंफ्यूज करना। वैसे आपने एक एक्ट पढ़ी थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा भी जिसको बोलते हैं, ये आई थी 2005 में। अब 2005 में जब ये आई तो लगभग 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बिल आता है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, विंटर्स, विंटर सेशन में क्या किया गया, एक बिल रिप्रेजेंट करा गया जिसको बोला विकसित भारत जी राम जी। अब कईयों ने इसको क्रिटिसाइज भी करा कि आप सारी चीजों को रीब्रांड कर रहे हो, थोड़े थोड़े चेंजेस करके ऐसे ही पिछली एक्ट जो है उनको अबॉलिश करवा रहे हो, और थोड़े से प्रोविजन ऐड करके आप उनको कट करवा दे रहे हो और नया प्रोविजन आगे लेके आ रहे हो। जैसे पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था मनरेगा के अंदर, इसमें बोल दिया 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बिल्स जो होते हैं मल्टीपल होते हैं आपके, जैसे इसको सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो आगे लेके आए हैं। ऑर्डिनरी बिल, पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल की कैटेगरी में ये काउंट करा जाएगा। वैसे आपने राइट टू डिस्कनेक्ट एक सुना होगा, कि जब आपके वर्किंग आवर्स निकल चुके हैं उसके बाद आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं है, ईमेल का रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर बिल आ जाता है। मतलब ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होते, तो उसको बोल देते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये वाला गवर्नमेंट बिल है, सरकार इसको आगे लेके आई है। अब खुद ही आइडिया लगाओ, एक तरफ आपके पास पब्लिक बिल है, एक आपके पास प्राइवेट मेंबर बिल है, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट का जो बिल होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बात होती है प्राइवेट मेंबर बिल पे भी, पर उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। रीडिंग्स मल्टीपल दे देते हैं कि एक रीडिंग करनी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी, तीसरी के बाद बोलते हैं भाई रुक लो, अब लोकसभा और राज्यसभा में इसको डिबेट के लिए रख दीजिए। तो राइट टू डिस्कनेक्ट के ऊपर ठीक ठाक डिबेट हुई थी, पास वो भी नहीं हुआ है। फिर आता है आपका जैसे मनी बिल। अब मनी बिल सुने हैं ना, ये बिल्स जिनकी पॉलिटी होगी है वो थोड़ा कोरिलेट कर लो, और जिनकी नहीं हुई है वो बस सुनते चलो। अब मनी बिल की जब बात आती है उसको सिर्फ लोकसभा में ही चेंज करा जा सकता है, पर मनी बिल का मेंशन कहाँ पे मिलता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल नंबर 110, 110 में डिफाइन करा गया है, और आर्टिकल नंबर 109 के अंदर उससे रिलेटेड प्रोसीजर दिया हुआ है। शायद वो भूल गए थे पहले डिफाइन करना, फिर याद आया कि अगले आर्टिकल में इसकी डेफिनेशन डाल देते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। उल्टे करके दिए थे स्टेटमेंट कि 109 के अंदर डेफिनेशन दी है, 110 के अंदर प्रोसीजर बताया कि कौन से बिल को मनी बिल बोला जाएगा। वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी। याद रखना हमेशा, मनी बिल की डेफिनेशन बाद में दी थी, 109 के अंदर बता दिया कि कौन से बिल को मनी बिल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने अपना यूनियन बजट दिखा दिया, अब वो बोल रहे हैं कि पैसा निकालना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे थोड़ी निकल जाएगा पैसा, तो उसमें आपको पहले रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी कि किसके ऊपर कितना पैसा लगाने वाले हो। पैसा बढ़ता कभी भी नहीं है, हमेशा घटता ही है, ठीक, तो वो कमी रहती है। 300 करोड़ लगना था, तो 400 पहले लिख दिया जाता है वहां पे। पता ही है आपको, बाकी आप इंटेलिजेंट हो, वासु ने पूरी स्कीम भी बना ली है, कल ही बताई थी। हाँ, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो उस बिल को किस में काउंट करेंगे? मनी बिल में काउंट कर लेंगे। वैसे ही जो मनी बिल के बारे में 109 आर्टिकल के अंदर जितने भी प्रोसीजर लिखे हैं, बड़े सारे प्रोसीजर है, अभी उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आपके पैसे से रिलेटेड बिल्स आएंगे उनको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल का मेंशन आपको 117 के अंदर मिलेगा, आर्टिकल नंबर 117। सिंपल मेजोरिटी ही लगती है जब आपका मनी बिल पास होता है, लोकसभा में ही रिप्रेजेंट करा जाता है। आपको वोटिंग की श्योरिटी नहीं होती कि अपने मेंबर भी करेंगे सपोर्ट या नहीं, सब देखेंगे कि हम रह गए, तो वो सारी चीजें देखेंगे, तो वोट ऐड करना सिंपल मेजोरिटी के जरिए भी थोड़ा टफ होता है। प्लस सिंपल मेजोरिटी इसलिए भी रखा था कि दिक्कतें ना आए, जल्दी से पैसा निकले और जो काम करना है उसके ऊपर हम फोकस करें। पर वैसे अगर कोई बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, प्रॉपर डिबेट्स होंगी, फिर जाके उसको पास करा जाएगा। सिंपल मेजोरिटी वाले बिल इजीली पास हो जाते हैं कंपेयर टू द जो स्पेशल मेजोरिटी वाले बिल होते हैं। अब आ जाओ, ये गवर्नमेंट बिल है आपका, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। कुछ चेंजेस है उनको हमने देखना है। मतलब ड्राफ्टिंग हो चुकी थी इसकी, वो जो टाइम पीरियड था, पहले कौन सा बिल आता है आपका, सॉरी कौन सा सेशन आता है आपका? पहले बजट सेशन आएगा,
फिर मॉनसून आ जाता है, फिर विंटर, बीच बीच में गैप्स होते हैं। वो जो गैप्स दिए जाते हैं वो किस लिए दिए होते हैं कि जाके ड्राफ्टिंग करिए जो भी आपने रिप्रेजेंट करना है अगले सेशन में आके। तो उसी गैपिंग में क्या करी जाती है, ड्राफ्टिंग। फिर ड्राफ्टिंग के बाद मैंने बताया आपको मल्टीपल टाइप ऑफ बिल्स बनते हैं, मतलब वो ड्राफ्ट बन गया, पेज के ऊपर सारी चीजें लिख दी और पूरी गाइडलाइंस उसमें लिख दी है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए हैं, वायलेशन के ऊपर कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो सारी लिख दी। फिर जिस दिन सेशन आपका शुरू होगा पार्लियामेंट में उसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। ऐसे लिखा होता है ना कि पास कर दिया है लोकसभा के अंदर। पास करने का मतलब है कि वो ड्राफ्ट जो रेडी हो गया था उसको रिप्रेजेंट कर दिया है वहां पे डिबेट करने के लिए। बिल वोट जब तक लिख रहे हैं वो पास नहीं हुआ है। पास कब होगा जाके, जब यहाँ पे बिल्स मल्टीपल थे ना, कौन कौन से, प्राइवेट मेंबर बिल देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखा, देन ऑर्डिनरी बिल देखा, गवर्नमेंट बिल देखा, ये सारे जो बिल्स हैं, मनी बिल आया आपका, फाइनेंशियल बिल आया, तो ये मल्टीपल बिल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कर दिया गया लोकसभा के अंदर। मनी बिल वाली एक्सेप्शन आपने देख ली। राज्यसभा के पास देते हैं उसको कि कुछ एडिशन तो नहीं करनी, कुछ चेंजेस तो नहीं करने, अगर आपको लगता है तो बता दीजिए, पर लोकसभा के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होता, लोकसभा की चलेगी एट दी एंड, क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है इस टाइम पे वो कहाँ बैठी होती है, सारी लोकसभा के अंदर। तो वहां पे मनी बिल के केस में ये एक्सेप्शन आ जाता है। अब ये इसको पास करा जाएगा, कहीं पे सिंपल मेजोरिटी लगेगी, कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, कहीं पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगी, तो ये सारे चेंजेस होंगे। अगर ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद जाके क्या बनेगा, ये नहीं, अभी प्रेसिडेंट के साइन लगेंगे, प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी, उसके बाद जाके ये क्या कन्वर्ट होगा एक्ट में। और जब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी बिल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला बिल है, मनरेगा के साथ एसोसिएटेड है, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है अगर ये एक्ट में ना भी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मनरेगा तो पुरानी स्कीम थी। अब बोला ना कि नाम बदल दिया, कुछ प्रोविजन नए ऐड कर दिए, और जो पुरानी वाली एक्ट होगी उसको कट कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा, अपॉलिश कर दिया जाएगा। तो क्रिटिसिज्म यही आया नंबर 1 तो कि रीब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट राम जी करके यहाँ पे शब्द आ जा रहे हैं तो उसको थोड़ा रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया गया। खैर वो ऑपोजिशन वाली चीजें हैं। अब थोड़े से डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं कि मनरेगा और ये वाली जो आपकी रोजगार और आजीविका मिशन बिल ला रखा है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। और ये जो राम जी लिखा हुआ है ना, जी फॉर ग्रामीण आ गया, मतलब किसकी अपलिफ्टमेंट करनी है हमको, रूरल एरियाज की। लग गया थोड़ा सा आइडिया बिल्स के बारे में। अब काफी सारे बिल्स हैं, शांति बिल आप सुन रहे हो बार बार, शांति न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसे एटॉमिक एनर्जी बिल भी बोला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, बिल ध्यान में रखने हैं। ये गवर्नमेंट बिल है, शांति बिल आप पढ़ोगे वो भी गवर्नमेंट बिल है। ऑर्डिनरी बिल थोड़ा ब्रॉड होता है, उसी में गवर्नमेंट बिल भी आ जाता है। गवर्नमेंट की जब बात करी जाती है वही पब्लिक बिल भी होता है। पीपीपी मॉडल आप पढ़ते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक का मतलब क्या है, वहां पे गवर्नमेंट की बात हो रही है वहां पे, ठीक है जी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने टेबल करा अपने एक बिल को, टेबल मतलब रख दिया लोकसभा के अंदर कि लेट्स डिबेट। फिर डिबेट शुरू होगी, टेबल बजाने शुरू हुए, आई नो वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। और इसको क्यों प्रपोज करा है कि वो जो 20 ईयर ओल्ड हमारे पास मनरेगा का एक्ट हुआ करता था उसे हमने रिपील कर देना है, कट ऑफ कर देना है। अब फ्रेमवर्क देख लो, द हिंदू के अंदर ये शॉर्टकट में लिखा हुआ था, जो पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। अब पहले क्या था, राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी। क्या राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट है? एक केस आया था, उसमें बोला था कि डीपीएसपी का जो आप आर्टिकल नंबर 41 पढ़ते हो, अब देखो कल हमने रिवीजन में एक चीज पढ़ी थी आर्टिकल 41 को लेके, डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी फॉर ऑफ स्टेट, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। इसमें आपने कल आर्टिकल नंबर 41 पढ़ा, उसमें एक पैरामीटर कल कवर किया था एजुकेशन का, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी थी, फिर जाके वो फंडामेंटल राइट बना था। अब ध्यान से सुनना, उसी आर्टिकल 41 के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बड़े सारे डायमेंशन इंक्लूड करे हैं। तो जब आप उसको डेफिनेशन में पढ़ोगे ना, तो पहला जो पैरामीटर आता है वो वर्क को लेके, काम को लेके है, उसी के बारे में मेंशन करा जाता है। कॉमा लगा के उसमें एजुकेशन लिखा है, फिर उसके बाद जो सिक लोग होंगे, बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए स्कीम्स लेके और वेलफेयर स्कीम, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो मैं ये जस्ट बता रही हूँ आपको कि एजुकेशन वाला आपने कल देखा था, वर्क वाला आज आप देख रहे हो। जो वर्क कहीं ना कहीं वर्क से एसोसिएटेड है ना, ये रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज कर रहा था, मनरेगा को इंक्लूड करा, कईयों को रोजगार मिल गया, तो उससे अपलिफ्टमेंट तो हुई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों अपलिफ्टमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब सुनो, डीपीएसपी में जो आर्टिकल नंबर 41 है
डीपीएसपी बोलता है कि मैं नॉन जस्टिसिएबल हूं, अगर वायलेशन होती है आप कोर्ट नहीं जा सकते, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज बोलता है कि स्टेट को मैं एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आप मुझे इम्पोज करते हो तो उससे वेलफेयर हो सकता है सोसाइटी का। ये भी नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट के नीचे आते हैं डीपीएसपी, वो दोनों अलग हैं, दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं। जहां पे फंडामेंटल राइट्स आपके एनफोर्सिएबल हैं, डीपीएसपी नॉन एनफोर्सिएबल हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स उसको लीड कर जाते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो जो आर्टिकल नंबर 21 है ना, वो बोलता है राइट टू लाइफ। इनडायरेक्टली जो राइट टू वर्क है उसको आर्टिकल नंबर 21 के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया जिसके तहत राइट टू वर्क को ऑफिशियली ऐड करा हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो कभी भी ये स्टेटमेंट आ जाए तो डीपीएसपी में इंडीड इंक्लूडेड है, मान लिया जाता है कि राइट टू लाइफ का भी ये पार्ट है। कुछ केसेस आए भी थे, मेनका गांधी का आया था एक केस, तो उसमें बोला था कि इसको फंडामेंटल राइट डिजिग्नेट किया जाए, पर याद रखना इसको हमेशा, ये अभी के लिए डीपीएसपी से ही इंस्पायर्ड है। राइट टू लाइफ का एसेंस इसमें मान लिया जाता है। पैसा नहीं होगा, आप खा पी नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली इसको मान लिया जाएगा जो राइट टू वर्क है। अभी के लिए याद रखना ये डीपीएसपी का ही पार्ट काउंट होगा। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे यह लिखा है जो मनरेगा आया था ना, ये आर्टिकल नंबर 41 से इंस्पायर हुआ था। अब गांव की जब बात हो रही है, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, ठीक, तो पंचायत का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। जितने भी वर्क्स आते थे, प्रोजेक्ट आते थे, पंचायत के पास ही वो लीड करे जाते थे कि है अगर वर्कर्स तो उनको बता दीजिए काम शुरू होने वाला है, आपको यहाँ से रोजगार मिल जाएगा। अब बोला, ये तो मनरेगा का एसेंस आ गया। दूसरा बोला सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड स्कीम, एसेंस चेंज कर रहे हैं। पहले जो लेके आए थे ना वो डीपीएसपी से इंस्पायर होके लेके आए थे आर्टिकल नंबर 41। अब क्या बोला जा रहा है, सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही हैं, फॉर एग्जांपल वाटर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा लीड कर रही है, वाटर स्कार्सिटी भी जिसको आप बोलते हो, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, कई बार डिजास्टर आ जाते हैं किसी एरिया के अंदर, तो यहाँ पे अब चाहते हैं कि जो गाँव के ही लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फ्लड मैनेजमेंट कैसे बेटर करी जा सकती है, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर आज के टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं, उसमें हम कैसे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब क्या किया, सप्लाई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। जो आवर की नीड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। पहले किस पे फोकस करा था, डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 41 कि हमें वेलफेयर करना है सोसाइटी का, तो एसेंस चेंज हुआ। नंबर 2, 100 डेज की इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती थी, अब यहाँ पे आपको 125 डेज का प्रोविजन ऐड कर दिया है। उसके बाद जो बजट रहेगा फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे बजट में अनाउंसमेंट्स आएंगी। अभी के लिए कुछ नहीं करा है, शेयर जरूर बता दिया गया है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा एलोकेट करने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट कितना एलोकेशन करने वाली है। उसके बाद ईयर राउंड सीजनल पॉज अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे। सीजनल पॉज मतलब जैसे कोई क्रॉप है, अभी आपको वहां पे फार्मर्स चाहिए होंगे, तो उस टाइम पे ये जो काम अभी अपने इस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए ऐड करे गए हैं, उनको बोला जाएगा कि अभी फार्मिंग वाला सीजन चल रहा है, आप जाइए खेतों में काम करो, सरकार आपको कोई काम नहीं प्रोवाइड करेगी। वो क्यों, ताकि कोई वेज इन्फ्लेशन ना आए, महंगाई ना बढ़ जाए, वेजेस बोले कि हमारा पैसा इंक्रीज करो, हमें यहाँ पे भी बुला रहे हैं, यहाँ पे भी बुला रहे हैं, डिमांड बढ़ गई ना उनकी, तो वो बोलेंगे कि हमारा पैसा बढ़ाइए। सरकार ने बोला कि जब फार्मिंग का सीजन होगा, कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड जहां पे एक्टिव प्रेजेंस फार्मर्स की चाहिए होगी, उस टाइम पे यहाँ से कोई काम नहीं कंडक्ट करा जाएगा। तो मतलब ईयर राउंड सीजनल पॉज यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। सीजन किससे रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, कि एग्रीकल्चर में जब लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो जाके वहां पे आप काम कर सकते हो। ये वाला तब रहेगा जब ऑफ सीजन सारी सिचुएशन चल रही है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म अगेन आया। देखो दो तरह के क्रिटिसिज्म आएंगे, दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले समझो, मनरेगा में क्या था, 90:10 का रेशियो चल रहा था, मतलब मेन एक्टिव रोल जो रह रहा था पैसा फंड करने का वो किसका था, सेंटर का था, 90% पैसा। अब इसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के अंदर रेशियो बना दिया गया 60:40। यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, वहां पे जो रेशियो रहेगा वो अभी भी 90:10 का ही रहेगा। एज यूजुअल जैसे बाकी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर आप पढ़ते थे, वैसे यहाँ पे भी आपको 90:10 का रेशियो दिखेगा। ये रेशियो ध्यान में रखना है। और 100% वो यूटीज जहां पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा पैसा कौन लगाने वाला है, सेंटर। लग गया आइडिया एक। अब वही चीजें आपको डिटेल में देखनी है, थोड़े से चैलेंजेस देखने हैं, वे फॉरवर्ड कल भी हमने डिस्कस किए थे, रिवीजन वाली क्लास में करे थे, तो अभी दोबारा से करेंगे, तो 1 by 1 देख लेते हैं। डिफरेंस आई थिंक क्लियर। नंबर 1,
पहले क्या होता था, डिमांड ड्रिवन था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है उसके ऊपर फोकस किया, राइट ओरिएंटेड ज्यादा था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आई। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मेटिव इसको बना दिया गया है, जो आज के टाइम की नीड होगी उसके बेसिस पे आपको रिक्रूट करा जाएगा। देन वर्क डेज, पहले 100 दिन थे, अब इसमें कितने बोले हैं, 125। अभी ये पास नहीं हुआ है, आज आप देखोगे उसमें लिखा है पासिस, पासिस का मतलब है लोकसभा में रखा है फॉर द डिबेट, डिबेट करते हैं इसके ऊपर, अभी एक्ट नहीं बनी इसकी। उसके बाद फंडिंग, यहाँ पे 90:10 का रेशियो था, सेंटर 90%, 10% स्टेट। यहाँ पे आप देखोगे 60:40 मोस्ट स्टेट्स, एक्सेप्शन आपने देख लिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे 90:10 का रेशियो रहेगा। ये वाला जो स्कोप था ये फ्रेगमेंटेड था। अब यहाँ पे देखो 4 फोकस्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स आएंगे, वो जो मैंने बोला वाटर इनसिक्योरिटी हो रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वही 4 पैरामीटर्स आएंगे जो कि आपको ध्यान में भी रखने हैं। यहाँ पे सपोर्टिव नेचर था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कहाँ था, ज्यादातर क्या काम कर रहे होते थे, रोड का कोई काम चल पड़ा, वहां पे बजरी डालनी है, सीमेंट डालना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवा देते थे, कहीं ड्रेन बन रही होती थी उस पर ज्यादा फोकस करवा दिया जाता था। अब मैंडेटरी एंड कोडिफाइड है, ये जो ऊपर के 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे इन्हीं में काम ज्यादा प्रोवाइड करा जाएगा। कल यही बात हमने करी भी थी कि इतना काम तो बचा भी नहीं है रूरल एरियाज में, और जो बना है वो बहुत फॉर्मेलिटी वाला काम हुआ है। आज के टाइम पे जो पीक आवर्स हैं, जो चीज डिमांड कर रही है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, वही ये 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स आएंगे। आफ्टर दैट यूनिवर्सल रूरलाइजेशन, मतलब मेनली फोकस किया था कि रूरल एरियाज को हमने क्या करना है, अपलिफ्ट करवाना है। यहाँ पे आप देखोगे वो एरियाज यहाँ पे आएंगे जिनको सेंटर नोटिफाई करेगा कि ये रूरल एरियाज हैं, तो स्पेसिफिक होंगे, सारे इसमें शायद ना इंक्लूड हो, तो वो अपने पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। ये वाले पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। फ्रेगमेंटेड अगर वर्ड आ जाए वो मनरेगा के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ तो 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स आ गए कि इन 4 सेक्टर के ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे। जो मिसलेनियस कैटेगरी है वो इसमें भी रहेगी, कल को कोई और काम आ जाता है तो उसमें भी इंक्लूड करा जाएगा, पर मेनली फोकस करा जाएगा 4 फोकस्ड एरियाज पे। चलो इसको देख लेते हैं अब। बाकी विकसित भारत क्यों अटैच करा, क्योंकि 2047 आ गया। हाँ, जो देखो बबीता, जो आपका आर्टिकल नंबर 16 है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी काम पे। ये राइट टू वर्क के साथ मैंने आपको एसोसिएट करवाया, जो आपका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे लिखा होता है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू वर्क, वो नहीं आपको मिलेगा डायरेक्टली लिखा हुआ, पर एसेंस जो आती है वो राइट टू लाइफ से आती है। ये जो आर्टिकल नंबर 16 वाला पूछ रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी की बात आती है, पर कीवर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो वो देख लेना है आपने कि राइट टू वर्क अगर लिखा हुआ है तो वो डीपीएसपी से इंस्पायर होकर उठाया था। चलिए जी, तो एक बार अब इसको रीड कर लेते हैं। पता लग गया ना आपको कौन से टाइप का बिल था ये गवर्नमेंट या पब्लिक बिल था, ठीक है। चलिए जी, तो विकसित भारत जी राम जी बिल जो है इसको प्रपोज कर दिया गया है 2025 में, और जो 2005 का मनरेगा एक्ट था उसको इससे रिपील करा जाएगा। उसके बाद 125 दिन का यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी। तभी बोला विकसित भारत की हमें टारगेट करना है 2047 को, तभी बन रहे हैं ना हम विकसित भारत, पूरे 100 साल हो जाएंगे हमें आजाद हुए। और 125 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। लॉन्ग टर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स बोले ना, एक आ गया वाटर सिक्योरिटी, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो वाटर सिक्योरिटी को लेके ही है। दूसरा, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी रूरल एरियाज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा तो वहां पे जैसे मनरेगा में हुआ करता था वैसे ही रहेगा। देन तीसरा, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आएगी, कोई लोकल चीज वहां पे प्रोड्यूस करी जाती है तो उसको भी अब यहाँ पे लाइमलाइट में लिया जाएगा। पहले अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज्यादा डिपेंडेंट था, अब थोड़ा इसको ब्रॉड कर रहे हैं। एक टाइम पे आपको याद होगा कोविड-19 जब आया था तो बोला था कि जो आशा वर्कर्स हैं और जो मनरेगा स्कीम है यहाँ पे इनको मर्ज कर दीजिए। मतलब उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लॉस कर दिया था, पर आशा वर्कर काफी एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही थी, घर घर जाके पूछते थे लगा इंजेक्शन की, नहीं लगा, नहीं लगा तो चलो इंजेक्शन लगवाओ। तो उस टाइम पे बोला था कि जो मनरेगा में पैसा आ रहा है उसी में ट्रेन करो लोगों को, उनको भी यही काम प्रोवाइड कर दो। हुआ नहीं था वैसा, खैर। चौथी जो कैटेगरी आती है वो क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क, मतलब फ्लड मैनेजमेंट होगी, जो भी डिजास्टर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही बोला है ना, इंटीग्रेशन करनी है लोगों की, वैसे यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर फोकस करने को बोला है। तो मतलब फ्रेगमेंटेड नहीं है अब चीजें, अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है 4 प्रायोरिटी सेक्टर आगे। जबकि जब आप मनरेगा के बारे में पढ़ते थे काफी फ्रेगमेंटेड थी चीजें, देख लेते थे कि लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्टर्स को डिफाइन कर दिया गया है।
ये डिफरेंस है थोड़ा सा। इसके अलावा जो वर्क डेज है वो आपको पता है 100 से 125 दिन इंक्रीज करे, तो अब 25 दिन जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला कि जो अर्निंग का पोटेंशियल होगा वो भी 25% इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर दैट नॉर्मेटिव फंडिंग फ्रेमवर्क, ये आपने देख लिया पहले कितना था 90:10 का, इसमें बोला गया है 60:40, 90:10 और 100%। एक्सेप्शन आपने ध्यान में रखनी है और रिवाइज कर दी गई है कॉस्टिंग, वो याद रखना। और देखो यहाँ पे जब ना काम को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कौन कौन से एरियाज में हम प्रायोरिटी देंगे, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको एक आइडिया रहेगा कितने रूरल एरियाज हैं जो वाटर इनसिक्योरिटी से सफर कर रहे हैं, कौन से एरिया हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप होना है, कौन से एरिया हैं जहाँ पे कोई आर्टिशन अवेलेबल है, कोई लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो हमें एरिया पता होगा। क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क तो लगभग हर रूरल एरिया में ही आज के टाइम पे चाहिए होंगे, तो मतलब वर्क्स हमें डिफाइंड हैं, तो उससे हम पैसे का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अगला जब बजट आएगा तो कितना पैसा इसमें एलोकेट करा जाएगा। अभी जैसे शेयरिंग तो बता दी कि कितनी कितनी आएगी, पहले कितनी थी, पर कितना पैसा भी सैंक्शन करा जाएगा वो आपको आने वाले टाइम में लग जाएगा पता, जब अप्रैल मंथ शुरू होगा उस टाइम पे, सॉरी फेब एंड में आपको पता लगेगा। इसके बाद डिजिटल गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, पैसा आएगा तो डिजिटलाइजेशन पे ही अगेन हम फोकस करेंगे। क्या कहते हैं उसको जब पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज डीबीटी, उसी पे अभी भी फोकस करा जाएगा। आधार लिंक पेमेंट्स होंगी, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंसेज होंगी, जो भी लोग इस स्कीम के अंदर काम करने के लिए आएंगे, एक्ट के अंदर काम करने के लिए आएंगे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस चलेगी। जियो टैगिंग करी जाएगी, कौन से एरिया में कौन सा काम चल रहा है, मतलब आपको ऑनलाइन सारा डाटा अवेलेबल रहेगा। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन भी करी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे कि कोई धांधलेबाजी ना करे बीच में। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी रहेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल रहेगी अनटिल और अनलेस वो लोड ना करे बड़े लंबे टाइम के लिए, तो ये रियल टाइम डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर सीजन सेफगार्ड, आपने देखा पॉज दिया है एक सीजनल पॉज जिसको बोला कि जब फार्म सीजन चलेगा तो 60 दिन का वहां पे ब्रेक दे दिया जाएगा, मतलब 60 दिन के लिए आप दूसरी सेक्टर में काम कर सकते हो। कोई चाहता है कि हमारे खेत में वर्कर्स अवेलेबल होते तो आप उस एरिया में काम कर सकते हो, तो इंटेंशनली यहाँ पे पॉज दिया है ताकि वेज इन्फ्लेशन ना हो जाए। वर्कर बोलेंगे हमें वहां पे भी बुलाया है, आपके पास भी काम करना है, हमारा जो भत्ता है उसे बढ़ा दीजिए, वो सिचुएशन आए तो सरकार ने पहले बोल दिया कि जब एग्रीकल्चर की डिमांड रहेगी तो 60 दिन का आपको वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। हार्वेस्टिंग तो इकट्ठी चलेगी ना लगभग एक लोकेलिटी के अंदर, तो वो 60 दिन का गैप पहले दे दिया हुआ है ताकि वो शिफ्ट हो जाए खुद ही उस तरफ को कि अभी यहाँ पे हमको काम करना पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्गर लोकल प्लानिंग, इसके अलावा जो लोकल जो आपकी लोकल प्लानिंग है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो तो वहां पे बोला है सेंटर स्टेट एंड जो आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ पे मेन रोल जो रहेगा वो पंचायत का रहेगा, क्योंकि उनको ज्यादा आइडिया होता है कि कैसा रूरल एरिया है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डिमांड कर रहा है। इसके बाद नीड क्यों है इस बिल की, तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसमें आपको क्या लगता है नीड क्या थी इस बिल की, बताओ फिर। नंबर वन, ठीक है, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमने फोकस करा ताकि जो पैसा है स्मूथली फ्लो करता रहे, डीबीटी के जरिए आपके पास जो अकाउंट्स होते हैं वो नोटिफाइड होते हैं, नंबर वन। तो एक तो आ गया पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी, यहाँ पे आई थिंक डेटा भी था, ये 99.9% इसमें आ रहे थे पेमेंट से रिलेटेड इशू। नंबर टू, 60 डेज पॉज, ये किस बेसिस पे की था, पूरा डिफाइन कर दो इसको। ठीक है, अब देखो जब मनरेगा एक्ट था नहीं, अभी भी है अभी क्योंकि ये बिल ही है, तो जो मनरेगा एक्ट है उसके तहत क्या था, ऐसा कोई पॉज नहीं प्रोवाइड करा गया था। अगर आप मनरेगा के अंडर काम कर रहे थे तो लोग सोच लेते थे कि यार उधर भी काम करना है, सरकार से पैसा आएगा, तो यहाँ पे क्या किया, एक 60 डेज का पॉज ही प्रोवाइड कर दिया कि आपको सरकार कोई काम नहीं उस टाइम पे प्रोवाइड करेगी, आप जाइए जहां पे ऑलरेडी वर्क ओपन हो रहा है उस एरिया में काम करिए। ठीक है, गुड पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, वर्क डेज भी इंक्रीज हो गया लगभग, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक पैरामीटर है वो भी यहाँ पे इंप्रूव करने की ट्राई करी गई है, दिन बढ़ाने का मेन फोकस यही था। हाँ, कैपिंग लगा दी गई बजट के ऊपर, पहले सारा बर्डन सेंटर के ऊपर आप देख रहे हो, अब स्टेट के ऊपर भी कर दिया। खैर ऑपोजिशन ने ये क्लेम भी करा कि स्टेट इतना पैसा शायद रेज ना कर सके, बट अब सेंटर और स्टेट दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस केस में कि पैसा आपको लगाया जाएगा। ठीक है, कैपिंग लगा दी गई, नेक्स्ट। हाँ, जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी हम डिमांड कर रहे हैं वो कैसी है, क्लाइमेट रेजिलियंस, तो एक सेक्टर ही इंक्लूड कर दिया कि अब अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे, एक 4 प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पे वेल डिफाइन कर दिए जिससे बजट एस्टिमेशन में भी इजी रहेंगी चीजें। ठीक है, और
हाँ जी, देखो जो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट वाला है ये तब होता कि अगर वो जो फैमिली है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहती। एक फील्ड है, इसमें सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, पर जो फैमिली मेंबर काम करने वाले हैं वो टोटल 8 है। तो वो जो 4 हैं वो एक्स्ट्रा है। जितना काम 4 ने करना, हाँ जल्दी हो जाएगा ये काम, पर वो कुछ और काम कर सकते थे। दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लगता है ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने खुद ही रेस करवा दी होती है। ये तब आता जब हम इस स्कीम के बारे में ना पढ़ रहे होते, मतलब ये वो वाली फैमिली आ जाएगी जो सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के साथ, तब इसको आप इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर अभी तो पढ़े, वाटर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 प्रायोरिटी एरिया। लाइवलीहुड में एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, कोई लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काम करता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि डाइवर्स करेगा फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। और कोई पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना हो, यही पॉइंट्स आगे भी लिखे हुए हैं जो आपने बोल दिए। कर ले एक बार रीड, लग गया ना आइडिया थोड़ा सा इस बिल के बारे में। उसके बाद नीड क्यों थी, तो नंबर 1, जो रूरल एरिया का सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज करना था। मनरेगा का ऐसे नहीं है कि कोई फेलियर आपको देखने को मिलेगा, पॉवर्टी का जो रेट था वो डिक्रीज भी हुआ था। जैसे 2011 से 12 में आप देखोगे जो पॉवर्टी रेट था वो था आपका 25.7% के आसपास। 23-24 वाले टाइम पीरियड में देखोगे तो पॉवर्टी रेट डिक्रीज हुआ है 4.9%। तो जब आप 25 दिन बढ़ा रहे हो तो उसमें 25% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 आ गया आपका एसेट क्वालिटी कंसर्न अंडर मनरेगा। देखो मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे भी रही है, पैसा पूरा जाता था, पहले तो पैसा पूरा नहीं पहुंचेगा। जो वहां पे काम कर रहे थे जितना वेज डिसाइड होता था वो उनको पूरा पैसा भी आगे एलोकेट नहीं करा जाता था, क्योंकि मीडिएटर बोल देता था कि मैंने आपको ये काम दिलवाया था तो कुछ मेरी भी पेमेंट यहाँ से बनती है, वो मैंने आपके ही सैलरी अकाउंट से कट कर ली है, मतलब एक इनडायरेक्टली उसने भी पेमेंट वहां से ले ली थी। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि बहुत सारे फ्लैग इश्यूज आए थे कि जो वर्क था उसको अनाउंस कर दिया जाता था, बाद में जो सामान यूज होता था वहां पे वो घटिया क्वालिटी का होता था। आपके एरियाज में हुआ है कभी ऐसे मनरेगा वाला काम? कई बार अच्छा हुआ होगा, कई बार बुरा हुआ होगा, जहां पे बुरा हुआ था वहां पे करप्शन के केसेस आपको मिल जाएंगे। तो बड़े सारे इश्यूज ऐसे भी फ्लैग हुए थे। 24 और 25 के टाइम पीरियड में देखोगे तो मिस अप्रोप्रिएशन हुई थी लगभग 193 करोड़ रुपीस की, मतलब इसको ढंग से यूज नहीं करा गया था, ये इश्यूज रेज करे गए थे। तो नंबर 2 ये आ गया कि एसेट क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना है, जो चीजें वहां पे बन रही हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऑफ रूरल इंडिया, ये प्रॉब्लम चाहे रूरल एरियाज हो या फिर अर्बन एरियाज हो दोनों ही फेस कर रहे हैं, पर ये बिल स्पेसिफिकली किसके लिए आया है, रूरल एरियाज के लिए, क्योंकि अर्बन में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको खुद ही डेवलप होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे बोला कि जैसे बड़े सारे फ्लड्स आ जाते हैं, रूरल एरिया सफर करते हैं, अगेन पैसा कब को आएगा आपको नहीं पता होता। ड्रॉट वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तभी आपने देखा वाटर सिक्योरिटी एक पैरामीटर ही ऐड कर दिया कि इसके ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे। हीट स्ट्रेस पहले अर्बन एरियाज में होता था, आज के टाइम पे आप सुनोगे रूरल एरियाज में भी हीट के प्रॉपर आइलैंड्स बन रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी फेस कर रहे हैं। तो अब बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, इसके ऊपर भी हम फोकस करवाएंगे जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होगी। देन फिजिकल प्रिडिक्टेबिलिटी, बोल दिया ना, कैपिंग जब लगा दी तो अब आपको आइडिया है कि कितना पैसा लगने वाला है। जब आपने सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से सेक्टर्स इस बिल के अंडर डिफाइंड हैं, तो हमें पता है कि किस एरिया में कितना फंड एलोकेट करा जाएगा, तो कैपिंग की वजह से ये भी बेनिफिट रहेगा। तो कैपिंग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। पहले क्या होता था, 90:10 का रेशियो था, तो सारा पैसा ही किसकी तरफ से आ रहा था, फ्रॉम सेंटर, सेंटर के ऊपर भी बर्डन रहता था। अभी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो आपके शेड्यूल नंबर 7 को भी इंश्योर करती है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल में 3 लिस्ट थे, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। जो कॉन्करेंट वाला कॉन्सेप्ट था ये कहां से उठाया था, ऑस्ट्रेलिया। बस सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, कनाडा। अब आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस में नंबर 1 इज की डाइल्यूशन हो जाएगी, जो डिमांड ड्रिवन राइट्स यहाँ पे आया करते थे। पीछे आपने देखा पहले डिमांड के बेसिस पे और मेनली फोकस करा जाता था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो आपकी ड्रेन्स होगी, रोड्स का काम हो गया, छोटी मोटी कनेक्टिविटी निकलनी है उसके ऊपर फोकस करा जाता था। ये कहीं ना कहीं डाइल्यूशन होगी। नंबर 2, हायर स्टेट फिजिकल बर्डन। स्टेट्स बोल रही है कि अब 40% पैसा हमको देना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर बर्डन आएगा। हिमाचल नहीं बोल सकती क्योंकि उनको लिख दिया एक्सेप्शन में कि आपके केस में अभी भी 90:10 का ही रेशियो, आपने 10% पैसा ही लगाना है। देन सेंट्रलाइजेशन कंसर्न्स, अब ये सेंट्रल बॉडी के ऊपर बोल दिया कि जब सेंटर और स्टेट का एक्टिव रोल होगा तो शायद जो ऑटोनमी है पंचायत वगैरह की वो रिड्यूस होती हुई यहाँ पे दिखेगी। ऐसा होगा नहीं, ये ऑपोजिशन ने रेज करे हैं। कहाँ से होएगा, पंचायत के पास ही पूरा वेल डिफाइंड डेटा होता है, तो उनकी एक एक्टिव प्रेजेंस रहेगी। पैसा तो उनको भी स्टेट से ही आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है पैसे का, किसमें, हाँ, वेजेस
चेंज होंगे जो कि अगले बजट में आने वाले हैं, उसमें बताए जाएंगे कि कितने वेजेस यहाँ पे सेंक्शन करे जाएंगे। अभी पैसे के ऊपर कुछ नहीं बताया, कैपिंग बता दी है कि कैपिंग लगा दी है हमने, शेयर बता दिया है, पैसा कितना लगने वाला है वो अपने को नहीं है अभी आइडिया। अभी मिलता था, कई स्टेट्स के अंदर वेरी करता था, जैसे हमारे एरिया के अंदर 135 रुपए थे एक टाइम पे, कई बार 110 रुपए भी मिले हैं, तो वो वेरी कर रहा है कितना पैसा अलाउ करा गया था फ्रॉम द सेंट्रल साइड, तो वो वेरी करता था भत्ता। आपकी साइड, हाँ वो जो दिहाड़ी मिलती है पर डे का कितना पैसा मिलेगा, 110। हाँ, कौन आए, आते हैं आते हैं, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है वहां पे लोग आते हैं कि इतना पैसा भी मिल रहा है, दैट इज सफिशिएंट। और सुनो, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में वो कम होती है। सब्जियां यहाँ पे बस, मानना तुमने मीम बना लिया है कि मैम से अब चुप नहीं करवाए जाते हम, वो तुम्हारा लॉस है, मेरा थोड़ी है, मैं बोलती रहूंगी तुम शोर करो, करना है शोर। हाँ बस चलो फिर सुनो, कहाँ थी मैं भूल गई अब। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तो ज्यादा होता है, लोग आते हैं काम करने के लिए, ठीक ठाक होते हैं, बढ़िया अपना सामान कैरी करके जाते हैं, जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे थे, रूरल एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी कम है। यहाँ पे अगर सैलरी किसी की मान लो 60,000 के आसपास है, उसके लिए थोड़ा बर्डन रहता है, रेंट पे करना पड़ जाता है, ट्रेवलिंग एसेट उसको चाहिए होते हैं, पर गाँव वाले एरिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपकी सैलरी 20 to 30 के बीच में भी लाई कर रही है, आराम से आपकी दिनचर्या चलती रहेगी। ये आगे उनकी जिनके पास सैलरी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जब बढ़ता है तो उस टाइम पे ऐसी स्कीम्स उनके लिए काफी यूजफुल रहती हैं कि चल यार पर डे का इतना पैसा भी मिल रहा है। ये 110 भी रहा है एक टाइम पे, 125 भी रहा है, क्योंकि इसमें भी वो आपका जैसे डीए होता है ना सैलरी के अंदर, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। 135 रुपए तक भी ये गया है। 200 की कैटेगरी में तो नहीं था किसी एरिया में, नहीं था ना 200, 100 की रेंज में ही रहा है। वेरी करता है इन शॉर्ट, मतलब जैसे जैसे वेज इन्फ्लेशन आएगी ये भी थोड़ा सा वेरी करेगा, चेंज करता रहता है। हाँ, लड़कियों के लिए इसमें कम थी, लड़कों के लिए ज्यादा थी, बाद में बोला था इक्वल पेमेंट करनी है, कि ये डिस्पारिटी नहीं होनी चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी पहले थी, बाद में ये चेंज कर दिया गया था। एसडीजी नंबर कौन सा आता है जेंडर इक्वालिटी को लेके, 5, वो भी इंश्योर करना था, क्योंकि इंटरनेशनल लाइमलाइट में ये वाली स्कीम भी थी जो आपकी मनरेगा एक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ, टेक्नोलॉजी एक्सक्लूजन रिस्क। अब टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड तो कर दी गई कि बायोमेट्रिक बेसिस के ऊपर आपका जो भी अटेंडेंस वगैरह है वो लगेगा। यहाँ पे मीडिएटर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि कौन लगवाए बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम की, अटेंडेंस लगाएगा तब जाके वो काम करने लगेगा, मिसयूज हो सकता है इसका भी, बट ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा, नहीं नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, अब मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं अभी के लिए। इंटरमीडिएटर बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके एरियाज में, ये वाला नहीं मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी, बाद में मैं समझाती हूँ जब मेरी मम्मी कल बता रहे हैं वो तो बाइक के आगे आ गई थी, मैं कहा आपको किसने बता दिया, तूने एक दिन क्लास में बोला है। मैं ऐसे, आप देखते हो, बोलते हैं हाँ, मैं कहा अब तो जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये तो वीडियो देखते हैं। चलो ठीक है, तो इसको मैं बताती हूँ बाद में। मीडिएटर्स होते हैं, पंचायत का जो हेड है वो तो आएगा ही आएगा, उसके पास ही सारी डिटेलिंग आती है कि इतना पैसा हम सैंक्शन करने वाले। कहीं आ जाते हैं इंटरेस्टेड लोग कि हम आपको और हेल्प कर देंगे, आप अपना और बाकी काम देखिए, वो हेल्पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी देती हूँ मैं लाइव एग्जाम्पल भी देती हूँ, थोड़ी देर में देती हूँ, पर देन आता है सीजनल पॉज इम्पैक्ट। इससे भी शायद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाएं। आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आप यहाँ पे अगर वेजेस को देखोगे डिफरेंट हो गई हैं, पहले लोकली लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, अब आउटसाइडर भी इसमें इन्वॉल्व है। माइग्रेशन जो आप देखते हो बिहार वगैरह से ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पे मिलती हैं, तो माइग्रेशन भी मिलती है, तो शायद ये विंडो कई लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है, पर मुझे ये ठीक ही लगी कि जब फार्मर्स का एक्टिव रोल एग्रीकल्चर में हो सकता है तो उस टाइम पे यहाँ पे वेज प्रोवाइड करने का फायदा नहीं है, नहीं तो वो वही होगा, डिमांड वाला फैक्टर यहाँ पे रेज करेगा कि हमारी डिमांड तो इधर भी है यहाँ भी है, हमारा पैसा बढ़ा दो, हम दोनों ही जगह पे काम कर लेंगे। तो ये पॉज इंपॉर्टेंट भी है, शायद कईयों को ये नेगेटिव भी लग सकता है, उनको जिनको काम ना मिले शायद एग्रीकल्चर वाले एरिया में, तो उनका तो यहाँ से कट ऑफ ही हो जाएगा। और वैसे भी 365 दिन है और काम यहाँ पे 125 दिन का है, तो वो 60-60 दिन का जो पॉज आएगा वो उसमें वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है। देन आते हैं वे अहेड के ऊपर। हाँ जी, इसमें कुछ चेंजेस जो आपको लगते हैं कि होने चाहिए बिल के अंदर, और डेज बढ़ने चाहिए, पर काम भी अवेलेबल होना चाहिए गांव के अंदर उसी हिसाब से। नंबर वन, मतलब यहाँ पे भी डिमांड होगी तो उसी हिसाब से जो डेज हैं वो इंक्रीज करे जाएंगे। हाँ, जैसे वाटर स्कैरसिटी आ गया ना, कि वाटर सिक्योरिटी पे फोकस करना है। आपने पढ़ा था अमृत जो मिशन चला था,
अब देखो जो अमृत मिशन था, मनरेगा में जो पैसा आता था उसी से वो पैसा अमृत मिशन में भी लगाया जाता था। तो वाटर सिक्योरिटी जब आपने फ्रेगमेंट कर दिया यहाँ से कि इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो इनडायरेक्टली अमृत जो सरोवर वाली आपने मिशन पढ़े थे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब जहां जहां पे आप पॉन्ड्स बना सकते हो वहां पे फोकस करा जाएगा, वो इनडायरेक्टली खुद ही आ गया इसमें, क्योंकि पैसा उसमें अलग से नहीं आता, वहीं से आता है जो वाली स्कीम चल रही होती है आपके गांव दराज एरिया के अंदर, या फिर स्टेट को जो पैसा आ रखा होता है उसी को यूज करा जाता है, तो वो इनडायरेक्टली खुद ही आ जाएगा। और जोर से, वेज इंक्रीमेंट होगा, वो अनाउंस करा जाएगा, वो डेफिनेट है बात, ठीक है। और हाँ एसिमेट्री देखो, हाँ ये यस, ये वाला कंसर्न ऑपोजिशन ने भी रेज करा था कि जो लोकल बॉडीज हैं उनकी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, पर फिर भी सेंटर और स्टेट को उनके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। स्टेट चेक रखेगा क्योंकि अब पैसा भी लगाने वाला है, 40% शेयर आ गया तो एक्टिव रोल रहेगा स्टेट का भी कहीं ना कहीं। और हाँ वो जैसे एसेट का बोला ना इन्होंने कि क्वालिटी के लेके कंसर्न्स आए थे, तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। एक डेजिग्नेटेड बॉडी बिठाइए जो सर्वे कंडक्ट करने के लिए लोगों को आगे भेजे। हाँ ठीक है, मतलब कुछ हद तक बोल सकते हैं। सैलरी देखो सुनो सुनो, सैलरी ना आज के टाइम पे जिनकी ज्यादा भी है ना वो भी यही बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सेंटर बोलते हैं बड़ा ज्यादा बर्डन आ जाता है। वो जो मीम बनाने वाला है वो इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो चुका है, मुझे ऐसे देख रहा है कि अभी एक नया मीम बनने वाला है, मुझे आइडिया आ गया। क्या है देखना कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए सारे, एक दूसरे को देखने लग गए। हाँ जी नितिन, मैं वही बोल रही हूँ कि अभी ठीक है सैलरीज, पर वही है कि पैसे को लेके जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है वो बढ़ती रहती है। तुम जब तुम जब हाँ चलो ठीक है नितिन, वो आपकी बात ठीक है, पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करा है प्लस सोसाइटी के वेलफेयर। हाँ हाँ वो तो है ना, मतलब अकाउंटेबिलिटी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है, पर अब वो जो प्रधान है उनके ऊपर भी चेक रखने के लिए बोला है कि एक बॉडी होनी चाहिए डेजिग्नेटेड जो टाइम टू टाइम जाए वहां पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाए। और यस, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का एक फायदा होता है। अब देखो इसका फायदा होता है या तो नुकसान होता है, बीच वाली कोई चीज नहीं होती। एक तो उसको पता होएगा कि मेरा इतनी टाइम लाइन के लिए यहाँ पे रहेगा काम, तो मुझे अच्छे से काम करना है, पर शायद वो ये भी सोच सकता है कि थोड़े टाइम के लिए तो काम है, तो वो बुरा भी हो सकता है, वो दोनों चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हाँ, यही चीज बोली ना, या तो फायदा ही होगा, फायदा होगा उसके अपने एथिक्स के ऊपर, ठीक उसने बोला कि थोड़ा ही टाइम मिला है अच्छे से काम करवाते हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, पर शायद नेगेटिव उसने अगर सोच लिया, अरे उसको तो सैलरी मिलेगी। यहाँ पे बॉडी की बात कर रहे हैं वासु, बॉडी की बात जो सरकार का ऑफिशियल मेंबर होगा, ये वेजर पे पहुंच गए। नहीं वेजर की बात नहीं करी। हाँ यस, एक्टिव रोल जहाँ पे जो काम चल रहा है, यस। तो ओवरऑल जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो यही है। हाँ जी अमृत, कोई एडिशन कुछ तो बताइए अभिजीत को। बंद ही हो जानी चाहिए। नहीं देखो आपने सुना होगा बस से रिलेटेड एक केस आता था, टिकट नहीं देते थे लोगों को, जो गवर्नमेंट बस के कंडक्टर्स हुआ करते थे, टिकट नहीं देते थे, बोलते थे कि 27 लगेगा आपका किराया, आप 20 दे दीजिए पर आपको टिकट नहीं देंगे। चलो ठीक है बच्चे तो खुश हो जाएंगे, बढ़िया आज तो 20 रुपए में सर गया, 3 लोग आगे वापस। मेरे साथ भी हुआ था ना ऐसे, मैं तो बड़ी खुश थी, मैं कहा आज 20 में आए हैं। बाद में पता लगा टिकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो करप्शन थी। फिर बाद में चेक्स रखे गए, जब ये केसेस ना एकदम से बढ़ते हैं, फिर आए चेक करने वाले, ऑफिस जो ऑफिसर्स वहां पे भेजे जाते थे, फिर रोकते थे वो बीच बीच में, जंगल वाले एरिया में रुके होंगे कभी, हाँ भाई रुक जा दिखाइए जी टिकट फटाफट से। उधर से कंडक्टर फटाफट से टिकट निकालने लगेगा, तब को टाइम अप, मतलब वो टाइम ही नहीं देते, एक आगे वाली खिड़की से चढ़ेगा दूसरा पीछे वाली खिड़की से, मौका ही नहीं मिलेगा कंडक्टर को कि अब तो टिकट प्रोवाइड करेगा। हुआ क्या वहां पे, टिकट नहीं प्रोवाइड करी, सरकार के पास थोड़ी डेटा गया अब, सरकार तो यही बोलेगी ना हमने तुम्हें बसेस लगाई कि कम दाम के ऊपर तुम ट्रेवल कर सको, तुम टिकट नहीं ले रहे हो, कंडक्टर क्या करेगा उस पैसे का, वो तो उसकी जेब में चला गया ना। करप्शन के केसेस रेज हुए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हुई, उसके बाद से आप देखना हार्डली ऐसा केस आएगा कि टिकट नहीं दे रहा है आपको कोई गवर्नमेंट बसेस के अंदर, अब नहीं आते ऐसे केसेस, अब ये कहीं पे भी होते हैं, जैसे हिमाचल से आप आते हो यहाँ पे ओल्ड पंचकुला वाला जो रोड है, कई बार वहां पे भी खड़े होते थे। एक बार मुझे इसलिए याद है, मैं सोई हुई थी आराम से, बहुत नींद पड़ी थी, शादी से आई थी एक अटेंड करके, तो नींद पड़ी, वो उठाए जाए बेटा टिकट टिकट, मेरे को ना सपने आ रहे हैं कि यहाँ पे भी चेक कर आ गया है, वो भी टिकट ही मांग रहे हैं, तो मतलब वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाने के लिए था कि करप्शन के जो केसेस है वो रिड्यूस हो, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। तो जब ऑफिसर्स अच्छे से काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको सोसाइटी में भी देखना पड़ता है।
यस, ये कल यूनिवर्सिटी वाला केस भी हमने देखा था। टीचर जाते हैं कि हमें परमानेंट कीजिए क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल थे, वो उधर से सीट छोड़ते हैं, अगले कॉन्ट्रेक्चुअल रेडी होते हैं कि यार तुमने नहीं काम करना, हमें जॉब नहीं मिल रही, हम कर लेते हैं। ये यही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड बॉडी भी होनी चाहिए। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं। नंबर 1, हाइब्रिड फंडिंग सेफगार्ड यहाँ पे बोले हैं कि सारा पूरी डिपेंडेंसी डिजिटलाइज ना हो, थोड़े फिजिकल भी होने चाहिए, पर अगर फिजिकल फॉर्म आएगी तो फिर यहाँ पे डेजिग्नेटेड बॉडी चाहिए होगी। आफ्टर दैट, स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेसिटी सपोर्ट। देखो स्टेट बोलती है कि हमारा कंट्रोल भी ठीक ठाक होना चाहिए, पर जब पैसा देने की बारी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं पीछे भी हट रहे हैं कि हमारे ऊपर बर्डन भी पड़ेगा। तो दोनों चीजें तो नहीं होंगी, बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन फॉल बैक। अच्छा, आज का टाइम जो है वो उतना मैनुअल भी नहीं बचा है, पर फिर भी आप रूरल एरियाज में जाओगे, काफी सारा काम आज भी मैनुअली होता है। ये वाला टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है, ये रूरल एरियाज के लिए शायद उतना बेनिफिशियल ना रहे। उसके बाद डीपन सोशल ऑडिट्स, ऑडिट्स यानी कि इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। और फेज्ड रोल आउट विद रिव्यू, पायलट बेसिस के ऊपर आप काम करने के लिए, सर्वे करने के लिए लोगों को आगे भेजिए, वो पूरा लेके आएंगे रिव्यू कि कैसे ये काम चल रहा है। पायलट बेसिस पे मतलब होता है कि सारा एक साथ नहीं होगा, कुछ एरियाज में पहले, कुछ एरियाज में बाद में। तो ये सारी चीजें इससे बिल से रिलेटेड थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिल, ये पास हो ना हो वो अलग स्टोरी है, पर ये पेपर में आएगा जरूर, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना, स्पेशली आपके जो स्टेट एग्जाम्स है वहां पे।